रत्नपुर के विशाल राज्य में, जहाँ की हरी भरी वादियां और जगमगाती नदियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं, एक अजीब और घातक बीमारी फैल रही थी। लोग इसे अधखिला फूल कहते थे, क्योंकि इस बीमारी में शरीर के हर अंग पर नीले फूल जैसे निशान पड़ जाते थे, जो देखते देखते काले पड़ जाते और जीवन की लौ बुझा देते। वैद्य और हकीम अपने सारे ज्ञान का उपयोग करके थक चुके थे, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं मिल पा रहा था। राजकुमार अर्जुन, जो अपने पिता महाराज विक्रमादित्य के बाद गद्दी संभालने वाले थे, इस समस्या से जूझ रहे थे। अर्जुन अपने समय से बहुत आगे थे। वे धर्म और जादू से ज्यादा विज्ञान और तर्क पर विश्वास करते थे। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा और सारे शाही खजाने को इस बीमारी का वैज्ञानिक इलाज ढूंढने में लगा दिया। उन्होंने राज्य के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिकों को बुलाया, उनसे कई महीनों तक शोध करवाया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। राजदरबार के पंडित और पुरोहित, जो पुराने रीति रिवाजों और आस्था में डूबे थे, अर्जुन के तरीकों से नाराज थे। वे हमेशा महाराज विक्रमादित्य को कहते थे, युवराज ने धर्म का रास्ता छोड़ दिया है। यह सब इसी का परिणाम है। हमें अग्निकाल के समय की पुरानी पांडुलिपियां देखनी चाहिए। यह बीमारी किसी श्राप का परिणाम है, जिसे सिर्फ कॉस्मिक सीड की शक्ति ही ठीक कर सकती है। महाराज विक्रमादित्य बूढ़े और बीमार हो रहे थे। उनका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन उनका मन अभी भी मजबूत था। वे अर्जुन के विचारों को समझते थे, लेकिन वे पुरोहितों की बातों को भी पूरी तरह से अनदेखा नहीं कर सकते थे। वे हमेशा दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते थे। एक दिन राजकुमार अर्जुन अपने घोड़े पर बैठकर शहर के बाहरी इलाकों का दौरा कर रहे थे, जहां गरीब और आम लोग रहते थे। वहां की हवा में दुख और हताशा थी। अर्जुन ने देखा कि एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर एक लड़की अपने जड़ी बूटियों के बगीचे में काम कर रही थी। अर्जुन का ध्यान उस लड़की की खूबसूरती पर नहीं, बल्कि उसके बगीचे पर गया। उसका बगीचा साधारण नहीं था। वहां के पौधे ऐसे चमक रहे थे, मानो वे खुद में जीवन की ऊर्जा लिए हों। हर फूल और हर पत्ती का रंग इतना गहरा और जीवंत था कि वह किसी भी सामान्य पौधे से अलग था। वह लड़की, जिसका नाम लीला था, बहुत शांत और ध्यान से काम कर रही थी। उसके हाथों में एक अलग ही कला थी, मानो वह हर पौधे से बात कर रही हो। अर्जुन को यह देखकर हैरानी हुई। उसने अपने जीवन में ऐसे पौधे कभी नहीं देखे थे। उसे लगा कि यह कोई सामान्य ज्ञान नहीं, बल्कि एक प्राचीन और गहरी समझ है। उसकी वैज्ञानिक उत्सुकता जाग गई। उसने अपने घोड़े को रोका और कुछ देर तक लीला को देखता रहा। उसे नहीं पता था कि यह कौन है, लेकिन उसे महसूस हुआ कि यह लड़की और उसका बगीचा उस रहस्य का हिस्सा है, जो उनके राज्य में फैल रहा था। उसी शाम जब अर्जुन महल लौटा, तो उसे बुरी खबर मिली। महाराज विक्रमादित्य की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। पुरोहितों ने कहा, महाराज का जीवन सिर्फ कॉस्मिक सीड की शक्ति ही बचा सकती है। हमें उस शक्ति की खोज करनी होगी, युवराज। अर्जुन ने पहली बार अपनी वैज्ञानिक सोच की सीमा महसूस की। उसे लगा कि उसे अपने ही विश्वास से परे जाकर उस रहस्यमय लड़की लीला से मिलना होगा। शायद उसके पास वह ज्ञान है जो उसके सारे वैज्ञानिक नहीं ढूंढ पाए। यह एक ऐसा कदम था जो उसके अपने सिद्धांतों के खिलाफ था, लेकिन उसके पिता का जीवन और उसके राज्य की उम्मीद इसी पर टिकी थी। अपने पिता के बीमार होने और राज्य की बढ़ती निराशा को देखकर राजकुमार अर्जुन को यह समझ में आ गया कि अब पारंपरिक तरीकों से हटकर सोचना होगा। उन्होंने अपने शाही वस्त्रों को छोड़कर एक साधारण किसान का वेश धारण किया। उनका इरादा था कि वे लीला से एक राजकुमार की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान की तरह मिलें, जो ज्ञान की तलाश में है। रत्नपुर की संकरी गलियों से गुजरते हुए अर्जुन लीला के घर पहुंचे।
उसका घर एक छोटी लेकिन साफ सुथरी झोपड़ी थी, जिसके चारों ओर रंग बिरंगे चमकदार पौधे थे। जब अर्जुन ने दरवाजा खटखटाया तो लीला बाहर आई। उसकी आंखें इतनी शांत और गहरी थीं कि अर्जुन को लगा जैसे वे उसकी आत्मा के अंदर झांक रही हों। लीला ने उसे देखते ही पहचान लिया कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है। उसकी आंखों में छिपी हुई शक्ति और उसके शरीर के आसन ने उसकी असली पहचान को छिपाने नहीं दिया। आप यहाँ क्या लेने आए हैं? लीला ने बिना किसी डर या सम्मान के पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। अर्जुन ने अपने मन में बनी सारी बातें एक तरफ रखकर पूरी ईमानदारी से कहा, मेरे राज्य में एक भयानक बीमारी फैली है और मेरे सारे वैज्ञानिक और वैद्य उसका इलाज ढूंढने में नाकाम रहे हैं। मैंने आपके पौधों में एक अजीब शक्ति देखी है। मुझे लगता है कि आपके पास कोई ऐसा ज्ञान है जो हमारे पास नहीं है। मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ, एक राजा के बेटे के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में। लीला ने अर्जुन की बात को ध्यान से सुना। उसने अपनी शांत आंखों से अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम्हारे शब्द तो विनम्र हैं, राजकुमार, लेकिन तुम्हारे दिल में अभी भी अहंकार है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे धन और सत्ता से तुम ज्ञान खरीद सकते हो, लेकिन यह ज्ञान एक वस्तु नहीं, बल्कि एक रास्ता है। अर्जुन हैरान रह गया। लीला ने न केवल उसकी असली पहचान ली थी, बल्कि उसके मन की बात भी जान ली थी। यदि तुम यह रास्ता अपनाना चाहते हो, लीला ने कहा, तो मेरी कुछ शर्तें हैं, और ये शर्तें सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि तुम्हारे अहंकार की भी परीक्षा हैं। लीला की शर्तों को सुनकर अर्जुन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पहली शर्त, तुम्हें इस महल को छोड़ना होगा और मेरे साथ एक साधारण इंसान की तरह रहना होगा। तुम न तो अपनी पहचान किसी को बता सकते हो और न ही अपने राजशाही जीवन का कोई सुख ले सकते हो। दूसरी शर्त, तुम मेरे सेवक बनोगे, मेरे काम सीखोगे और उन पर कोई सवाल नहीं उठाओगे। मेरा ज्ञान जो तुम्हें अजीब लग सकता है, उसे तुम्हें पूरी विनम्रता से सीखना होगा। तीसरी शर्त, तुम्हें जंगल के एक ऐसे हिस्से में जाना होगा जहां कोई नहीं जाता। वहां तुम्हें एक विशेष फूल मिलेगा जिसे लोग चमकता हुआ फूल कहते हैं। वह फूल तुम्हें बिना किसी को बताए लाना होगा। यह सुनकर अर्जुन को गुस्सा आ गया। वह एक राजकुमार था और उसे एक साधारण लड़की की नौकरानी करनी पड़ेगी। लेकिन जब उसने अपने बीमार पिता और अपने राज्य के पीड़ित लोगों के चेहरे याद किए तो उसका सारा गुस्सा शांत हो गया। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, अर्जुन ने कहा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा काम करूंगा और उस फूल को भी लाऊंगा। लीला ने धीरे से सिर हिलाया। उसे पता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। इस दौरान राजदरबार के पुरोहितों का सरदार गुरु विश्वामित्र दूर से इस घटना को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह जानता था कि चमकता हुआ फूल सिर्फ एक साधारण फूल नहीं था, बल्कि वह कॉस्मिक सीड तक पहुंचने का पहला दरवाजा था। उसे यकीन था कि यह लीला वही स्टार मेडन है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी, और वह इस शक्ति को किसी भी तरह से प्राप्त करेगा, चाहे उसके लिए कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। करना से पहले उसे एक चीज करनी थी। उसे यह पता करना था कि यह राजकुमार क्यों और किस लिए इस तरह के काम कर रहा था। राजकुमार अर्जुन का नया जीवन शुरू हो चुका था। महल की सुख सुविधाओं को छोड़कर वह अब लीला की छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा था। उसके लिए यह सब बहुत मुश्किल था। जिस राजकुमार ने कभी अपना काम खुद नहीं किया था, उसे अब रोज सुबह उठकर लकड़ी काटनी पड़ती थी, झरनों से पानी लाना पड़ता था और लीला के बगीचे की देखभाल करनी पड़ती थी। उसकी शारीरिक थकान से ज्यादा उसका अहंकार और उसका मन थक रहा था।
लीला ने उसे काम करने का तरीका सिखाया जो अर्जुन की वैज्ञानिक सोच से बिल्कुल अलग था। वह पौधों को सिर्फ मिट्टी में नहीं लगाती थी, बल्कि पहले उनसे घंटों बातें करती थी। वह मिट्टी को हाथ में लेकर उसकी ऊर्जा को महसूस करती थी और फिर बीज को अपनी चेतना से जोड़ती थी। अर्जुन, जो हर चीज को तर्क और प्रमाण से देखता था, इन सब बातों को देखकर बहुत परेशान होता था। उसे लगता था कि यह सब अंधविश्वास है, यह सब जादू है। एक दिन जब अर्जुन बहुत थक गया था और उदास होकर बैठा था, लीला उसके पास आई। उसने अर्जुन के हाथों को छुआ और कहा, राजकुमार, तुम सोचते हो कि यह सब जादू है, लेकिन जादू कुछ भी नहीं होता। यह बस एक ऐसा विज्ञान है जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। ये पौधे सिर्फ जीव नहीं हैं, ये कॉस्मिक एंटीना हैं। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा को धरती से जोड़ते हैं। जब हम इनसे अपनी चेतना को जोड़ते हैं तो ये हमें अपनी शक्ति देते हैं। अर्जुन ने पहली बार लीला की बात को समझा। उसने महसूस किया कि उसका विज्ञान सिर्फ भौतिक दुनिया तक सीमित था, जबकि लीला का ज्ञान ब्रह्मांड और चेतना तक फैला हुआ था। यह सुनकर अर्जुन का सारा अहंकार टूट गया। उसे लगा कि वह जीवन में कितना कुछ नहीं जानता। अब वह उस फूल को खोजने के लिए तैयार था। लीला ने उसे एक तांबे का एक छोटा यंत्र दिया। यह किसी कंपास जैसा था, लेकिन इसमें कोई सुई नहीं थी। यह एक गोलाकार तांबे का यंत्र था जिसके बीच में एक क्रिस्टल लगा था। यह सिर्फ एक कंपास नहीं है, लीला ने कहा, यह एक चेतना यंत्र है। यह तुम्हारे मन की ऊर्जा को महसूस करेगा और तुम्हें उस फूल तक ले जाएगा। यह फूल किसी साधारण जगह पर नहीं उगता, बल्कि यह वहां उगता है जहां प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा मिलती है। लेकिन इस यात्रा में तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। वहां बहुत खतरे हैं। अर्जुन ने उस यंत्र को अपने हाथों में लिया। वह गर्म हो गया, जैसे उसमें जीवन हो। उसी समय राज दरबार में गुरु विश्वामित्र को पता चल गया था कि अर्जुन जंगल में गया है। उसने अपने सबसे वफादार और क्रूर शिष्यों को भेजा, जो साधारण लोगों के वेश में थे, ताकि वे अर्जुन को ढूंढ सकें और उसे रोक सकें। वह राजकुमार बहुत खतरनाक है, विश्वामित्र ने अपने शिष्यों से कहा। वह हमारी शक्ति और हमारे धर्म के खिलाफ है। वह चमकता हुआ फूल हमें चाहिए। वह कॉस्मिक सीड तक पहुंचने का पहला दरवाजा है। यदि तुम उस राजकुमार को मार भी दो तो भी चलेगा, लेकिन वह फूल मेरे पास आना चाहिए। शिष्यों ने सिर हिलाकर गुरु को आश्वस्त किया। अर्जुन उस रात ही, अंधेरी रात में, अपने चेतना यंत्र को लेकर उस फूल को खोजने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके दिल में एक नई उम्मीद थी। उसे नहीं पता था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका पीछा कर रहा था। वह अब न तो एक राजकुमार था और न ही एक वैज्ञानिक। वह अब एक ऐसा इंसान था जो सत्य और ज्ञान की तलाश में था। अर्जुन की यात्रा शुरू हो चुकी थी। चेतना यंत्र उसके हाथ में एक धड़कते हुए दिल की तरह लग रहा था। यह उसे दिशा नहीं दिखा रहा था, बल्कि एक अदृश्य ऊर्जा के प्रवाह का एहसास करा रहा था। जब वह सही रास्ते पर होता था तो यंत्र की चमक बढ़ जाती थी, और जब वह गलत दिशा में जाता था तो वह धुंधली हो जाती थी। जंगल गहरा और घना होता गया। अर्जुन ने कई खतरों का सामना किया, जंगली जानवरों से लेकर उन भयानक भ्रमों तक जो जंगल अपनी रक्षा के लिए पैदा करता था। एक बार उसे लगा कि वह अपने पिता को देख रहा है, जो उससे कह रहे थे कि वह वापस आ जाए। दूसरी बार उसे लगा कि लीला उसे बुला रही है और कह रही है कि वह इस रास्ते पर न जाए। लेकिन अर्जुन ने अपने मन को स्थिर रखा। उसने याद किया कि लीला ने कहा था कि असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है।
जैसे ही वह जंगल के एक पुराने भूली हुई जगह पर पहुंचा, उस पर विश्वामित्र के शिष्यों ने हमला कर दिया। वे 10 से 12 लोग थे और उनकी आंखों में सिर्फ क्रूरता थी। वे साधारण सैनिक नहीं थे, बल्कि वे काली शक्तियों के पुजारी थे जो अपने गुरु के आदेशों का पालन करते थे। राजकुमार, उनमें से एक ने कहा, तुम्हारा सफर यहीं खत्म होता है। यह चमकता हुआ फूल हमारे गुरु के पास जाएगा। अर्जुन ने तलवार नहीं निकाली। उसने अपने मन को शांत रखा और लीला के सिखाए हुए तरीकों को याद किया। उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ जंगल की सारी ऊर्जा है, हर पत्ती की, हर पेड़ की, हर पौधे की। उसने अपनी सारी शक्ति अपने अंदर जमा की और अपनी चेतना को चेतना यंत्र से जोड़ दिया। यंत्र की चमक इतनी बढ़ गई कि शिष्यों की आंखें चौंधिया गईं। अर्जुन ने अपने हाथों को हिलाया और जंगल के चारों ओर की बेलें और पत्तियां हवा में उड़ने लगीं, जिससे शिष्यों का रास्ता रुक गया। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि यह प्रकृति की ऊर्जा का उपयोग था, जिसे लीला ने उसे सिखाया था। शिष्य हैरान रह गए। वे अपनी तलवारें निकालते, इससे पहले ही अर्जुन ने अपने चेतना यंत्र का उपयोग करके जंगल की ऊर्जा को एक दिशा में मोड़ दिया। वहां एक गहरा धुंधला भ्रम पैदा हो गया। शिष्यों को लगा कि वे अर्जुन को देख रहे हैं, जबकि वह वहां था ही नहीं। अर्जुन उस धुंधलेपन का उपयोग करके आगे बढ़ा और चेतना यंत्र ने उसे एक छोटी छिपी हुई गुफा की ओर निर्देशित किया। गुफा के अंदर एक अद्भुत दृश्य था। एक विशाल चमकदार फूल गुफा के बीच में चमक रहा था। वह कोई साधारण फूल नहीं था, बल्कि वह प्रकाश और ऊर्जा का एक जीवित स्रोत था। उसकी पंखुड़ियां सुनहरी थीं और उसके अंदर से एक धीमी लयबद्ध रोशनी निकल रही थी, जो पूरे गुफा को रोशन कर रही थी। यह चमकता हुआ फूल था। अर्जुन ने उस फूल की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह उसे छूने वाला था, उसे लगा कि उसकी सारी शक्ति, उसका सारा ज्ञान, सब कुछ एक साथ उसकी तरफ खींचा जा रहा था। वह इतना शक्तिशाली था कि अर्जुन का शरीर कांपने लगा। वह समझ गया था कि यह सिर्फ एक फूल नहीं, बल्कि एक ऐसा दरवाजा था जो उसे एक ऐसी दुनिया में ले जा सकता था जहां उसके विज्ञान और तर्क की कोई जगह नहीं थी। अब उसे यह पता करना था कि क्या यह फूल सिर्फ एक बीमारी का इलाज था या किसी और बड़े रहस्य का हिस्सा था। अर्जुन ने धीरे धीरे, बहुत सावधानी से उस चमकता हुआ फूल को अपने हाथों में लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक तेज ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई। यह ऊर्जा गर्म नहीं थी, बल्कि शांत और स्थिर थी। यह वैसी ही ऊर्जा थी जैसी उसने लीला के बगीचे में महसूस की थी, लेकिन अब यह बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। फूल की चमक उसके हाथों से होकर उसके पूरे शरीर को रोशन कर रही थी। अर्जुन अब सिर्फ एक राजकुमार नहीं था, बल्कि वह एक ज्ञान का स्रोत बन गया था। वह उस फूल को लेकर वापस लीला के घर पहुंचा। लीला ने उसे देखते ही पहचान लिया कि अर्जुन अब बदल चुका है। उसकी आंखों में अब कोई संदेह नहीं था, सिर्फ एक गहरी समझ और शांति थी। लीला ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम तैयार हो राजकुमार। अर्जुन ने उसे वह फूल दिया। लीला ने उसे अपने हाथों में लिया और कहा, यह फूल सिर्फ एक पौधा नहीं है अर्जुन, यह एक बायोकैटालिस्ट है, एक ऐसी कुंजी जो कॉस्मिक सीड की शक्ति को खोल सकती है। यह सुनकर अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। कॉस्मिक सीड के बारे में उसने सिर्फ पुरोहितों की बातों में सुना था, जो उसे एक धार्मिक चमत्कार मानते थे। लीला ने उसे बताया, सदियों पहले मेरे पूर्वज जो ऋषि वैज्ञानिक कहलाते थे, उन्होंने ब्रह्मांड की ऊर्जा को एक बीज में कैद कर दिया था। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक उन्नत विज्ञान था। यह बीज पूरी मानवता के लिए ज्ञान और उपचार का स्रोत था। लेकिन जब कुछ लोगों ने इसका उपयोग शक्ति और सत्ता के लिए करना चाहा,
तो मेरे पूर्वजों ने इसे छिपा दिया और यह कसम खाई कि इसे तभी बाहर लाया जाएगा जब कोई सच्चा और नेक इंसान इसकी रक्षा कर सके। लीला ने आगे कहा, वह भविष्यवाणी जिसके बारे में गुरु विश्वामित्र बात करता है वह झूठी नहीं है, लेकिन वह इसे गलत तरीके से समझता है। स्टारमेडन कोई देवी नहीं बल्कि कॉस्मिक सीड की रक्षक है और यह शक्ति उन लोगों को दी जाएगी जो इसका उपयोग सिर्फ ज्ञान और मानवता के लिए करेंगे। इसी समय विश्वामित्र के शिष्य वापस आ चुके थे। वे थके हुए और अपमानित महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने गुरु को सब कुछ बताया कि कैसे अर्जुन ने उन्हें हरा दिया और चमकता हुआ फूल ले लिया। यह सुनकर विश्वामित्र गुस्से से आग बबूला हो गया। उस राजकुमार ने मेरी भविष्यवाणी का पहला हिस्सा पूरा कर दिया, उसने कहा। अब मुझे खुद ही आगे आना होगा। वह कॉस्मिक सीड मेरी है और मैं उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। उसने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक और बड़ा हमला करने के लिए तैयार रहें। अर्जुन और लीला ने अब एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे कि अब उनकी लड़ाई सिर्फ एक बीमारी के खिलाफ नहीं थी, बल्कि एक ऐसी साजिश के खिलाफ थी जो प्राचीन ज्ञान को सत्ता के लिए भ्रष्ट करना चाहती थी। अब उन्हें कॉस्मिक सीड को ढूंढना था और उसे सुरक्षित रखना था। करना से पहले उन्हें यह पता करना था कि उस प्राचीन विज्ञान का क्या काम था। लीला ने अर्जुन को उस तांबे के यंत्र, चेतना यंत्र और चमकता हुआ फूल की मदद से एक रहस्यमय रास्ते की ओर निर्देशित किया। वे दोनों एक पुराने मंदिर के नीचे पहुंचे, जहां एक प्राचीन प्रतीक जमीन पर खुदा हुआ था। लीला ने चमकता हुआ फूल को उस प्रतीक पर रखा और उसकी रोशनी उस प्रतीक को रोशन करने लगी, जिससे जमीन में एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर की गुफा किसी चमत्कार से कम नहीं थी। यह एक विशाल भूमिगत कक्ष था जो किसी प्राचीन इंजीनियरिंग का नमूना था। वहां की दीवारों पर कई तारों और ग्रहों के चित्र थे और अजीब से यंत्रों की पंक्तियां थीं। और कक्ष के बीच में एक विशाल क्रिस्टलीय वस्तु चमक रही थी। यह कॉस्मिक सीड थी। यह कोई धार्मिक प्रतीक नहीं था, बल्कि यह ऊर्जा का एक शक्तिशाली लेकिन शांत स्रोत था जो धीमी गति से गूंज रहा था। जब वे दोनों इस अद्भुत जगह को देख रहे थे, तभी गुरु विश्वामित्र अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंच गया। उसकी आंखों में चमक थी जो उसकी बुरी मंशा को साफ साफ दिखा रही थी। आखिरकार विश्वामित्र ने कहा, तुमने मेरे लिए दरवाजा खोल ही दिया। यह कॉस्मिक सीड अब मेरी है। अर्जुन ने गुस्से में पूछा, यह क्या कर रहे हैं गुरुवर? यह हमारे राज्य की बीमारी का इलाज है। विश्वामित्र जोर से हंसा। बीमारी? हाँ, यह बीमारी मैंने ही फैलाई थी राजकुमार। मैंने ही अधखिला फूल का श्राप दिया था ताकि मैं लोगों के बीच डर और आस्था फैला सकूं। यह सब मेरी योजना का हिस्सा था। मैंने कॉस्मिक सीड को खोजने के लिए भविष्यवाणी का सहारा लिया और तुम दोनों ने मूर्खों की तरह मेरी मदद की। यह सुनकर अर्जुन और लीला दोनों हैरान रह गए। विश्वामित्र ने आगे कहा, अब मैं इस शक्ति का उपयोग करके इस पूरे राज्य को अपने अधीन कर लूंगा। मैं नया राजा बनूंगा और मेरी शक्ति अनंत होगी। यह सुनकर अर्जुन और लीला ने अपनी सारी शक्ति जमा की। विश्वामित्र ने अपनी काली शक्तियों का उपयोग करना शुरू कर दिया, जो उसने वर्षों तक गुप्त रूप से सीखी थी। उसने चारों ओर काली अराजक ऊर्जा का एक तूफान पैदा कर दिया जो हर चीज को नष्ट कर सकता था। लेकिन अर्जुन ने डरने की जगह लीला से मिली हुई सीख को याद किया। उसने अपनी सारी चेतना को कॉस्मिक सीड से जोड़ा और कॉस्मिक सीड से एक शांत लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह निकला। यह अराजक ऊर्जा नहीं थी, बल्कि यह जीवन और संतुलन की ऊर्जा थी। यह ऊर्जा विश्वामित्र की काली शक्ति से टकराई और दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। अर्जुन की ऊर्जा बढ़ती गई
जबकि विश्वामित्र की ऊर्जा कमजोर होती गई। आखिरकार कॉस्मिक सीड की शुद्ध ऊर्जा ने विश्वामित्र की काली शक्ति को पूरी तरह से घेर लिया। विश्वामित्र अपनी ही अराजक ऊर्जा में फंस गया और उसकी शक्ति ने उसे अपने अंदर समा लिया। वह एक भयानक काली घूमती हुई रोशनी में बदल गया और फिर धीरे धीरे खत्म हो गया, जिससे सिर्फ राख का एक ढेर रह गया। अर्जुन और लीला अब जीत चुके थे, लेकिन वे जानते थे कि उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। कॉस्मिक सीड उनके पास थी, लेकिन अधखिला फूल की बीमारी अभी भी लोगों को मार रही थी। अब उन्हें इस शक्तिशाली यंत्र का सही उपयोग करना था। करना से पहले उन्हें यह पता करना था कि कॉस्मिक सीड का उपयोग कैसे किया जाता है। विश्वामित्र के खत्म होने के बाद अर्जुन और लीला ने भूमिगत कक्ष में रखे हुए प्राचीन यंत्रों और नक्शों का अध्ययन किया। उन्होंने समझा कि कॉस्मिक सीड सिर्फ ऊर्जा का भंडार नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा यंत्र था जो प्रकृति के संतुलन को फिर से स्थापित कर सकता था। अधखिला फूल की बीमारी को ठीक करने के लिए उन्हें सिर्फ इसकी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करना था। वे दोनों कॉस्मिक सीड को सतह पर लाए और उसे राजमहल के बीच में स्थापित कर दिया। लीला के मार्गदर्शन और अर्जुन के नेतृत्व में उन्होंने उस कॉस्मिक सीड की ऊर्जा को पूरे राज्य में फैला दिया। जैसे ही ऊर्जा लोगों तक पहुंची, उनके शरीर के नीले निशान धीरे धीरे गायब होने लगे। पौधे और फूल फिर से जीवंत हो उठे और रत्नपुर की हवा एक बार फिर ताजी और जीवन से भर गई। लोग जो अब तक डर और अंधविश्वास में जी रहे थे, अब एक नई समझ के साथ एक हो गए। वे समझ गए कि जो कुछ उन्होंने जादू माना था, वह असल में एक भूला हुआ विज्ञान था और राजकुमार अर्जुन का तर्क ही उन्हें इस सच्चाई तक ले आया था। कुछ समय बाद राजकुमार अर्जुन ने लीला से शादी कर ली और वह रत्नपुर की रानी बन गई। लेकिन वह सिर्फ एक रानी नहीं थी, बल्कि एक सहशासक थी जो अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता से पूरे राज्य का मार्गदर्शन करती थी। उनकी शासनकाल में विज्ञान और आध्यात्मिकता एक साथ विकसित हुई। महल अब सिर्फ एक शाही निवास नहीं था, बल्कि वह ज्ञान, खोज और चिकित्सा का केंद्र बन गया। अर्जुन और लीला ने अपने राज्य को बताया कि ज्ञान को कभी भी सत्ता के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शक्ति का असली मतलब दूसरों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उनकी सेवा करना है। कहानी का अंत एक शक्तिशाली संदेश के साथ हुआ। दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति न तो अंधविश्वास है, न ही अहंकार। सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान, करुणा और समझ का संतुलन है। लीला का जीवन, जो शुरू में एक मृगतृष्णा की तरह लगा था, अब पूरे राज्य के लिए एक सुंदर और स्थायी वास्तविकता बन गया था।